बागपुर नाम का एक गांव था जिसके इर्द गिर्द सिर्फ नदियां थी। इस गांव के सामने ही ज्ञानपुर नाम का गांव था। बागपुर में स्कूल ना होने के कारण वहां के बच्चे हर दिन नाव से नदी पार करके ज्ञानपुर में आया करते थे, जहां पर एक ज्ञानपुर हाई स्कूल नाम का स्कूल था। उस स्कूल में रियान नाम के टीचर पढ़ाते थे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से की थी। तो बच्चों, याद रखना, हम पहले बंदर थे, फिर धीरे धीरे हमारा विकास हुआ और हम इंसान बन गए। मगर सर, मेरे पिताजी तो कहते हैं कि हम पहले से ही इंसान थे, हमें ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तुम्हारे पिताजी ये इसलिए कहते हैं बेटा, क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं है। इस दुनिया में कोई ईश्वर है ही नहीं। ये दुनिया हजारों सालों से बनती आ रही है अपने विज्ञान के हिसाब से। और कोई सवाल बेटा? नहीं सर। रियान हर दिन देखता था कि बच्चे दिन ब दिन स्कूल कम आ रहे हैं, खासकर पास के गांव बागपुर से। रियान नाव में बैठकर बागपुर आ जाता है ताकि वो जान सके कि ऐसा क्या है जिस वजह से बागपुर के बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। रियान को एक बच्चा दिखाई देता है जो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। वो बच्चा अपने पिता के साथ ईंटों और रेत में काम कर रहा था। बेटा, तुम कई दिनों से स्कूल नहीं आए हो। नहीं आएगा मेरा बेटा। यहाँ खाने के लिए खाना नहीं है और नाव से स्कूल भेजने के लिए पूरे दिन की कमाई हम कैसे दे दें? मगर बच्चों की पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। नहीं हो पाएगी सर जी, हमें माफ कर दीजिए। मेरा बच्चा मेरी ही तरह अब मजदूर बनेगा इसी गांव में। जब रियान ये सब देखता है, उसका दिल टूट जाता है और इस बात को लेकर वो बागपुर के प्रधान के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, इस गांव में अब तक स्कूल क्यों नहीं बना है? बच्चों को एक गांव से दूसरे गांव इस बहती नदी को पार करके आना पड़ता है। नहीं बनेगा सर जी, सरकार पैसा ही नहीं भेजती है तो स्कूल कैसे बनाए? अपनी जेब से पैसे डालकर तो नहीं बना सकता हूं ना। और रही बात नाव के किराए की, वो तो सब मेरे ही हैं। तो एक व्यापारी होने के नाते मैं अपना मुनाफा तो देखूंगा ही ना। सरकार पैसे भेजती है, भले ही मैं दूसरे गांव से इस गांव में आया हूं, मगर आपके बारे में भी मैंने लोगों की बातें सुनी है। जो सरकार पैसे भेजती है उन्हें आप अपनी जेब में डालते हैं और उन्हीं से आपने नाव के व्यापार में एकाधिकार कर लिया है। देखिए सर जी, आप आए हैं दूसरे गांव से ना, ऊपर से शिक्षक हैं, इसलिए थोड़ी इज्जत दे रहा हूं। और अब इज्जत से कह रहा हूं कि आप चुपचाप अपने गांव चले जाइए। यहाँ कुछ नहीं बनने वाला, स्कूल तो भूल ही जाइए। रियान निराश हो जाता है और अपने घर रात के समय सोचता है कि कैसे इन बच्चों की मदद करूं। वो अपना फोन उठाता है और अपनी दोस्त हीर को कॉल लगाता है। हीर इंग्लैंड से फोन उठाती है। हाँ रियान, बोलो ना। रियान अपनी सारी समस्या अपनी दोस्त हीर से बताता है, जिसे सुनकर हीर उससे कहती है, मुझे रियान एक बात नहीं समझ आती। तुमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, फिर भी तुम एक छोटे गांव में टीचर की नौकरी कर रहे हो। तुम्हें तो यहाँ कोई भी नौकरी दे देता, उसमें भी तुम अब दूसरे गांव की समस्या लेकर बैठे हो। मेरे पिताजी ने कहा था कि एक इंसान को प्रगति करने के लिए, एक इंसान के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसीलिए तो उन्होंने अपने सारे जमा किए हुए पैसों को मेरी शिक्षा में लगा दिया। शिक्षा छोटे गांव में बहुत महंगी है और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मगर बागपुर में तो कोई स्कूल ही नहीं है। क्या चाहते हो रियान? कहो, मैं किस तरह से तुम्हारी मदद करूं? मैं चाहता हूं कि तुम थोड़े पैसों की मेरी मदद कर दो, जिससे मैं बागपुर में स्कूल खड़ा कर सकूं। रियान, जब तुमने बात की ना, तभी मुझे याद आया कि इंडिया में ही मेरे पिता की कंपनी पानी में तैरने वाली इमारतें बना रही है। मैंने सुना है उन्होंने एक स्कूल भी बनाया है, मगर वो शहर में किसी काम का नहीं है। शायद वो तुम्हारे काम आ जाए। बिल्कुल, ये तो मेरी पूरी समस्या का समाधान है हीर, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, 3 दिन में वो तैरता हुआ स्कूल तुम्हारे गांव में पहुंच जाएगा, वो भी तैरते हुए। शुक्रिया हीर, बहुत बहुत शुक्रिया। रियान 3 दिन तक इंतजार करता है।
हर दिन स्कूल में पढ़ाने के बाद वो नदी किनारे जाकर खड़ा हो रहा था। जैसे ही तीसरा दिन आता है, रियान एक बड़े से इमारत को एक बड़े से पत्थर के ऊपर आते देखता है। थोड़ी देर में वो तैरता स्कूल नदी किनारे आकर रुक जाता है। रियान देखता है कि स्कूल की छतों पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिससे ये स्कूल बिना तेल के ही अपने आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकता है। अब रियान अपना खुद का स्कूल खोल चुका था, जो बागपुर से लेकर ज्ञानपुर दोनों जगह के बच्चों को पढ़ा रहा था। बागपुर में वही आदमी जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा था, अपने बच्चे को तैरते स्कूल में छोड़ने आया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से अब मेरा बेटा आगे की शिक्षा ले पाएगा। ईश्वर तुम्हारा भला करे। ईश्वर का तो नहीं पता, मगर आप मुझे शुक्रिया मत कहिए। बस अब आगे से अपने बच्चे को समय पर इस तैरते स्कूल में भेज दिया कीजिएगा। रियान तैरते स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगता है और दूसरी ओर प्रधान का कामगार अम्बी नाव के व्यापार की खबर लेकर प्रधान के पास पहुंचता है। आओ आओ अम्बी, आज तो अच्छी खबर लेकर आए हो ना। प्रधान जी, जब से आपने नाव से जाने आने की कीमत बढ़ाई है, तब से ही व्यापार खराब चल रहा है। गांव वालों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया है। तो उससे मेरा क्या लेना देना। ना भेजें अपने बच्चों को स्कूल में। अनपढ़ रहेंगे तो अपने माँ बाप की तरह ही मेरी गुलामी तो करेंगे। नहीं करेंगे प्रधान जी। रियान कोई तैरते हुए स्कूल को बागपुर में लेकर आया है। करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं और जब से वो तैरता स्कूल आया है, तब से धंधा मंदा हो गया है और धंधा भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। इसीलिए मुझे पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं। हमेशा मेरे रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं। क्या तैरता स्कूल सच में तैरता है? हाँ, सच में पानी में तैरता है। यह स्कूल रखता कहाँ पर है? नदी के किनारे यहीं बागपुर में। सुबह उठते ही वो फिर से उसे लेकर आता है ताकि कोई उस स्कूल को नुकसान न पहुंचा सके। इसीलिए वो तैरते स्कूल को थोड़े पानी में रखता है। मानना पड़ेगा, रियान के पास बुद्धि तो है। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरी ये दाढ़ी मूछे ऐसे ही सफेद नहीं हुई। अम्बी, तेल के गैलन का इंतजाम करो। क्यों प्रधान जी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। रियान तैरता हुआ स्कूल बागपुर की नदी में रखता है और स्कूल किनारे से थोड़ी दूर पर होता था। रात को अम्बी और प्रधान बहुत सारे तेल से भरे गैलनों के साथ नदी किनारे आते हैं। अब देखता हूँ ये रियान स्कूल को कैसे बचाता है। आप क्या करने की सोच रहे हैं? इस तेल के गैलन को पानी में उड़ेलना शुरू कर दो। हम पानी में ही आग लगा देंगे, जिससे धीरे धीरे आग स्कूल तक पहुंच जाएगी। ये गलत है प्रधान जी। तुझे अपने बारे में नहीं सोचना क्या? तो खुद सोच, अगर ये सारे गरीब बच्चे पढ़ने लग जाएंगे तो ये सब तेरे बच्चे से ज्यादा पढ़े लिखे हो जाएंगे और आगे चलकर तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए काम करने से मना कर देंगे। बात तो आप सही कह रहे हैं प्रधान जी। प्रधान और अम्बी तेल के गैलनों को पानी में पलटना शुरू कर देते हैं। अम्बी अपनी जेब से माचिस निकालता है और प्रधान को दे देता है। ये लीजिए प्रधान जी, माचिस। तुझे लगता है अगर तू आग नहीं लगाएगा तो तेरे ऊपर इसका पाप नहीं लगेगा? तू और मैं, हम दोनों इस पाप के भागी हैं अम्बी। प्रधान माचिस जलाकर पानी में फेंक देता है और पानी में भयंकर आग लग जाती है। सुबह का सूरज उगने को था। प्रधान और अम्बी पास में एक छोटी सी चट्टान पर जाकर चढ़ गए थे, जहां से वो दोनों स्कूल की आग में निपट जाने का इंतजार कर रहे थे। रियान जैसे ही नदी किनारे आता है, वो आग देखकर स्तब्ध रह जाता है। आग, आग! ये आग तो स्कूल की तरफ जा रही है। अब मैं क्या करूं? ये स्कूल इन बच्चों का भविष्य है। रियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपनी दोस्त हीर को कॉल करता है। हीर, किसी ने नदी में आग लगा दी और वो आग धीरे धीरे स्कूल के पास पहुंच रही है। बताओ, जल्दी बताओ, क्या करूं मैं?
मुझे माफ कर देना रियान, मगर अब इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो आग स्कूल के पास पहुंचने से पहले ही रुक जाए या बारिश आ जाए। ये तो ठंड का मौसम है ना, बारिश आने में तो अभी 4-5 महीने बाकी हैं। मैं तुम्हारी मदद इसमें नहीं कर पाऊंगी रियान। रियान फोन काट देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आसमान की ओर देखता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, हे ईश्वर, अगर तू सच में है तो इन बच्चों के भविष्य को जलने से बचा। मैं जो कभी तुझ पर विश्वास नहीं करता, तुझसे प्रार्थना करता हूँ, इस आग को स्कूल तक पहुँचने मत दीजिए। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे ईश्वर, मेरी पुकार सुनिए। रियान के प्रार्थना करते ही जनवरी के महीने में काले बादल पूरे गांव को घेर लेते हैं और तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। आग स्कूल के पास पहुंचने से पहले ही बुझ जाती है। प्रधान जी, ये बारिश कैसे? पता नहीं अम्बी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि आसमान से बिजली टूटकर उन पर आ गिरती है। रियान का स्कूल बच जाता है और आगे से हमेशा वो स्कूल आबाद रहता है। बौरा गांव में एक छोटा सा स्कूल है जो कि बहुत साल पुराना है। स्कूल की हालत बहुत खराब है। बच्चों के बैठने वाली बेंच टूटी हुई है और उन पर दीमक लगी हुई है। ब्लैक बोर्ड पर दरारें पड़ी हुई हैं। साथ ही बारिश के मौसम में स्कूल की छत से पानी भी टपकता है। बच्चों, जल्दी से अपना होमवर्क चेक करवा लो। अभी बारिश होने वाली है, नहीं तो तुम्हारी कॉपियाँ भीग जाएंगी। बारिश में कॉपी भीग जाने के डर से सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क चेक कराने के लिए टीचर के पास जाते हैं। टीचर सभी बच्चों का होमवर्क चेक करती हैं और उन्हें नया होमवर्क देकर घर भेज देती हैं। ठीक है बच्चों, कल सब अपना होमवर्क करके आना और अभी सीधे घर चले जाओ। कोई भी मुझे रास्ते में घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बारिश तेज होने वाली है और बारिश में भीग जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है मैडम, हम सब स्कूल से डायरेक्ट घर चले जाएंगे। सभी स्टूडेंट घर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मैडम भी स्कूल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके ताला लगा देती हैं और अपने घर चली जाती हैं। सबके चले जाने के बाद तेज बारिश होती है और साथ ही आंधी तूफान भी आता है। तेज तूफान के चलते स्कूल टूटकर नीचे गिर जाता है। अगले दिन जब मैडम स्कूल आती हैं तो देखती हैं कि स्कूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लो, अब यही देखना बाकी रह गया था। जैसे तैसे करके हम लोग इस स्कूल में काम चला रहे थे, अब तो वो भी नहीं रहा। अब बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? टीचर गांव के मुखिया के पास जाती है और उनको इस बारे में बताती है। मुखिया जी, हमारा स्कूल तूफान की वजह से टूट गया है। हमें स्कूल के लिए नए बिल्डिंग की जरूरत है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं कि मैं नई बिल्डिंग बनवा सकूं, पर हम लोग सरकार से स्कूल बनवाने के लिए अर्जी दे सकते हैं। आप एक अर्जी लिख दीजिए, मैं उस पर साइन करके गांव प्रधान की मुहर लगाकर कार्यालय में जमा करवा दूंगा। ठीक है? टीचर स्कूल की बिल्डिंग बनवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर मुखिया को देती है। मुखिया उस पर प्रधान की मुहर लगाकर उसको अपने नजदीकी सरकारी ऑफिस में जमा कर देता है। कुछ दिनों के बाद एक सरकारी इंजीनियर स्कूल का नक्शा बनाने और जगह का मुआयना करने गांव में आता है। ये लीजिए मैम, मैंने नए स्कूल का नक्शा बना दिया है। मैं इसकी एक कॉपी ऑफिस में जमा कर दूंगा। जैसे ही सरकार की तरफ से बजट पास होगा, नया स्कूल बनने का काम शुरू हो जाएगा। टीचर को नए स्कूल का नक्शा देने के बाद इंजीनियर वहाँ से चला जाता है और सरकारी ऑफिस में स्कूल का नक्शा दे देता है, पर सरकारी अफसर इस विषय पर कोई भी ध्यान नहीं देते और बहुत समय गुजर जाने के बाद भी स्कूल बनने का काम शुरू नहीं होता है। कई महीने इंतजार किया, अब तो 1 साल होने को है। अभी तक नया स्कूल बनने का कोई संकेत तक नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार हमारे लिए स्कूल बनवा कर देगी। टीचर इस बारे में इंजीनियर से बात करने के लिए उसके ऑफिस जाती है। आइए मैडम, बैठिए, मैं आपके पास ही आने वाला था। सर, वो हमारे स्कूल की बिल्डिंग का काम कब से शुरू होगा? 1 साल बीत चुका है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब आपको क्या बताऊं मैडम, मैंने तो उसी दिन नक्शा दे दिया था, वो पास भी हो गया था। सरकार की तरफ से जो स्कूल बनाने के लिए बजट आया था, उन पैसों को सरकारी अफसरों ने खा लिया और कागजों में ये दिखा दिया कि स्कूल बन चुका है। अच्छा, तो ये बात है। सरकारी अफसरों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है?
इन लोगों ने तो बच्चों के भविष्य को भी नहीं छोड़ा। कम से कम इस स्कूल का पैसा तो छोड़ देते, बेचारे बच्चों का भला हो जाता। मैं माफी चाहता हूँ मैडम, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो गया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो अपना काम कर दिया था। नहीं, मैं इतनी आसानी से बच्चों के भविष्य को खराब नहीं होने दूंगी। स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी तो क्या हुआ, मैं पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाऊंगी, पर मैं उनकी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। अगले दिन से टीचर सभी को एक बड़े पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू करती है। सभी बच्चे अपने इस तरह की क्लास से बहुत खुश थे, पर तभी अचानक से बारिश शुरू होती है और बच्चे बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? आराम से बच्चों, बारिश में फिसलना मत। कुछ बच्चे पास में पड़े एक खराब रिक्शा के अंदर बैठ जाते हैं। मैडम भी रिक्शा के अंदर चली जाती हैं और आगे ड्राइवर की सीट पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। ये तो हमें अच्छी जगह मिल गई है बच्चों, हम लोग यहाँ बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। पर मैडम, इस रिक्शा में तो सिर्फ हम 4 लोग ही पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे? इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। मैं कोई उपाय निकालती हूँ। तुम आज का अपना लेसन कंप्लीट करो और घर चले जाओ। मैं कल तक नए स्कूल का इंतजाम करती हूँ। सभी बच्चों के जाने के बाद मैडम एक रिक्शा मैकेनिक के पास जाती हैं। मुझे बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं रिक्शा मैकेनिक हूँ मैडम, कोई बिल्डिंग बनाने वाला मिस्त्री नहीं हूँ जो आपके लिए स्कूल बनाकर दे दूँ। मुझे रिक्शा का ही स्कूल बनाना है, पत्थर का नहीं, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। रिक्शे का स्कूल? पर कैसे? मैंने तो आज तक कभी भी रिक्शा का स्कूल ना देखा है और ना ही सुना है। पहली बार आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ। मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, ये देखकर आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? और अगर मजाक नहीं कर रही हैं, तो आप खुद ही बता दीजिए कि रिक्शा का स्कूल कैसे बना सकते हैं। देखो, वहाँ पर बहुत टाइम से कुछ खराब रिक्शे पड़े हैं, क्या तुम उन सभी को जोड़कर एक ऐसा रिक्शा स्कूल तैयार कर सकते हो जिसमें मेरे सभी स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर पढ़ सकें? अच्छा, तो ऐसी बात है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, आप सिर्फ मेरा कमाल देखते जाइए। मैं सभी खराब रिक्शा को जोड़कर एक ऐसी पाठशाला बनाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। अब वो मैकेनिक सभी खराब पड़े रिक्शा को एक जगह पर इकट्ठा करता है और वेल्डिंग करके जोड़ देता है। ये लीजिए मैडम, आपका रिक्शा स्कूल चकाचक बनकर तैयार हो गया है। पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड फिट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा जो भी बिल हुआ है वो मुझे दे दो, मैं पे कर देती हूँ। कैसी बात कर रही हैं मैडम आप बच्चों के भविष्य के लिए इतना कुछ कर रही हैं और मैं इतना भी काम फ्री में नहीं कर सकता क्या? और वैसे भी मेरी बेटी सुधा को तो आप ही पढ़ाती है ना। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है। अब टीचर रिक्शा स्कूल की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसको चलाने लगती है और बच्चों के घर जाकर उनको पिक करती है। एक औरत को रिक्शा चलाता देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, पर टीचर उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती है। अरे वो देखो, औरत रिक्शा चला रही है। अब टीचर सभी स्टूडेंट को उनके घर से पिक करती है और सभी को रिक्शा स्कूल के अंदर पढ़ाती है और छुट्टी होने पर सभी को घर पर ड्रॉप कर देती है। सभी बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में टॉप करते हैं। ये देखो बच्चों, हमारे स्कूल के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है, सभी ने टॉप किया है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को नई क्लास के लिए शुभकामनाएं। अब ये बात सभी जगह फैल जाती है कि एक टीचर स्कूल ना होने की वजह से रिक्शा में घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाती है। सरकार के कानों तक जब ये बात पहुंचती है तो सरकार उन घुसखोर अफसरों को नौकरी से निकाल देती है जिन्होंने स्कूल बिल्डिंग का पैसा खाया था और टीचर को उसके इस नेक काम के लिए अवार्ड से सम्मानित करती है।